Good morning, everyone. Good morning. Good morning. So I hope आप सब लोग का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर में किसी को कोई डाउट है? मानसी बोल रही है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया, बट आई एम नॉट हैप्पी विथ योर रिजल्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एनी डाउट्स? चलिए पेपर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? यस। हाँ, तो इसमें डाउट वाला कुछ है ही नहीं। FCl Br I है, FCl है, Cl माइनस है, F माइनस है, राइट। तो सबसे पहले तो ये बताइए, फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर इन चारों का अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे कि भैया एफ और एफ माइनस के अंदर किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है? बेटा ये पेपर है आपका, पेपर डिस्कशन हो रहा है। एफ और एफ माइनस के अंदर किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है? टेल मी। एफ माइनस का, इट मीन्स यू हैव नॉट रिवाइज्ड द नोट्स। मैंने बताया कि एनायन का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो छोटा, वो तुम्हारे पास कम होता है अपने कैटायन से। एफ का एफ माइनस से ज्यादा, Cl और Cl माइनस में Cl का ज्यादा। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो F फिर Cl। अब Cl माइनस और F माइनस के अंदर बात आती है, तो यहां पर इसके अंदर Cl माइनस का फिर F माइनस का। देखो रीजन क्या है कि फ्लोरीन के अंदर तुम्हारे पास सेकंड सेल का, ये क्या है आपके पास, एनी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हारे पास कम एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो रिपल्सन ज्यादा फील करेगा और क्लोरीन कम रिपल्सन फील करेगा। तो ये तुम्हारे पास बिल्कुल से करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज बी। क्वेश्चन नंबर अप टू 6, अप टू क्वेश्चन नंबर 6।
आवाज आ रही है ना सबको? ओके, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई पीपल आर सो लेट इन क्लास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 to 11, क्वेश्चन नंबर 7 to 11, किसी को भी कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्शन है आपका, यहां पर इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा, सी नहीं। किसी को कोई डाउट है? आपके क्वेश्चन नंबर 7 to 11 में किसी को भी कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर्स n and l। बेटा, ये इससे आसान क्वेश्चन आपके पास कुछ भी नहीं था पूरी केमिस्ट्री के पेपर में। n+l रूल को फॉलो करना था। देखो, ए में जो तुम्हारे पास n+l है वो कितना है, यहाँ पे 5। ऑप्शन बी में n+l कितना, 4। यहाँ पे n+l कितना, 3+2 5। यहाँ पर n+l कितना है आपके पास, 4। ठीक, तो अब एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका n+l ज्यादा होगा। अब n+l इसका भी और इसका भी दोनों का 5 है, तो कैसे देखोगे, जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। तो सबसे पहले ए, फिर आपके पास सी। अब बी और डी में n+l यहां पर भी सेम है, तब n की वैल्यू देखो, तो n का वैल्यू जिसका ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा, तो तुम्हारे पास n का वैल्यू 4, मतलब बी और लास्ट में डी। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो ये ACBD कौन सा आ गया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी तो मैंने बताया आपको। अच्छा, नहीं बताया। 4 elements have the following first ionization energy in kilojoule per mole. Okay, the elements are gallium, germanium, indium and Sn. Okay, which of these element has the ionization energy of? अब ये बताइए, तुम्हारे पास इन एलिमेंट्स को आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो। देखो तुम्हारे पास कैसे अरेंज करोगे, ये होता है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। और तुम्हारे पास ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तुम्हारे पास कहे, शिव, जी, सुनो। तो ये 4 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है आपको। ठीक है, बोलो। अब इनका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा जर्मेनियम का, है ना, लेफ्ट से राइट जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। फिर जर्मेनियम का, उसके बाद तुम्हारे पास Sn, राइट। अब उसके बाद इंडियम और तुम्हारे पास गैलियम में मैंने याद करो बताया था 1 5 3 2 4, ये आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर था ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में। इंडियम का सबसे कम, तो गैलियम, उसके बाद इंडियम। अब यहां पर जो तुम्हारे पास एनर्जी है 762, वो क्या है, हाईएस्ट। हाईएस्ट किसके लिए है, जर्मेनियम के लिए। तो जीई इज योर करेक्ट आंसर। जीई इज योर करेक्ट आंसर। जो 4 वैल्यू दी हैं, इन जो 4 एलिमेंट्स दिए हुए थे, इनको इनके आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना था। फिर देखना था कि 762 इन चारों वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जर्मेनियम की। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 डाउट है।
क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता था पूरे पेपर में। पूरा पेपर ही इनफैक्ट आसान था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? Fe का आर्गन 3d6 4s2। 3d6 है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। फिर Fe+2 मतलब आपने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया Fe+2 में, तो ये होता है आर्गन 3d6। 3d6 मतलब यहां पे भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन आपके पास Fe+3। Fe+3 इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d5। 3d5 है। इसका मतलब अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5। अब तुम्हारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और फिर Fe+4 की बात करोगे तो एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गया? गुड। तो ये तुम्हारे पास Fe+4 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 11। ओह माय गॉड, कैसा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में तो क्या बोला है? एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स, तुम्हारे पास 50% ऑफ सल्फर इन इट। अब ऑक्साइड बोला है, इसका मतलब क्या है बेटा? अगर क्वेश्चन में बोला है ऑक्साइड, इसका मतलब क्या है? टेल मी। अगर बोला है ऑक्साइड, इसका मतलब क्या है? मतलब यहां पर उस एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया नेहा। तो तुम्हारे पास यहां पर जो कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? सल्फर एंड ऑक्सीजन। कौन कौन से? सल्फर एंड ऑक्सीजन। तुम्हारे पास 2 एलिमेंट हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया हुआ है, इसका 50%, इसका भी 50%। तो दोनों के क्या निकालो? मोल। तो यहां पे देखो हम एक स्टेप में कर रहे हैं। इसका 32 से डिवाइड किया, इसको 16 से। कौन सा वैल्यू छोटा है? कौन सा वैल्यू छोटा है? सल्फर वाला। सल्फर वाला वैल्यू छोटा है, इसका मतलब इससे डिवाइड कर दो दोनों जगह पे। तो 50/32 अपॉन 50/32। फिर 50/16 अपॉन 50/32। ये कितना? 1। और ये तुम्हारे पास आ गया 2। तो कंपाउंड क्या हो गया? SO2। इससे आसान क्वेश्चन और इससे टफ टफ क्वेश्चंस मैंने क्लास के अंदर करवाए हैं। क्या ये क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया है कभी भी? किया है ना? ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं क्या? बिल्कुल किए हैं। फिर भी आप लोग गलत करके आए हैं, बताइए। इसका मतलब आप लोग नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे। सीधी सी बात है, इसका मतलब आप लोग नोट्स नहीं कर रहे हो। अगर किसी का ये सब आसान क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और इस बार इतना आसान पेपर दिया था मैंने, अगली बार तो ऐसा गलती नहीं करूंगा। अगली बार सबसे टफेस्ट पेपर रहेगा केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 12 to 16। क्वेश्चन नंबर 12 to 16। टेल मी फास्ट। 12 में डाउट है, 15 में डाउट है, 16 में डाउट है। 12th में देखो क्या है क्वेश्चन। द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज इतना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू। बेटा आपके पास पेपर होगा ना ऑलरेडी?
क्या है क्वेश्चन, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी आपको कितना गिवन है, 520 किलो जूल पर मोल, और तुम्हारे पास 70 मिलीग्राम ऑफ लिथियम, उसको Li+ में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, ये बात पूछी है। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किया था क्लास में? कौन सा किया था, याद बताओ मेरे को। मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन किया था कि नहीं? सेवेंटी मिलीग्राम लिथियम मतलब सिंपल सा, लिथियम का कितने मोल्स, मोल्स ऑफ लिथियम कितने, 70 इंटू 10⁻³ अपॉन उसका एटॉमिक मास कितना होता है 7 लिथियम का, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 10⁻² मोल्स। अब एक मोल के लिए कितना एनर्जी लगा, 520 किलो जूल, तो 10⁻² मोल के लिए कितना एनर्जी लगेगा तुम्हारे पास, 520 इंटू 10⁻², दैट इज योर 5.2 किलो जूल, दैट इज ऑप्शन ए। बिल्कुल से करेक्ट दिया हुआ है, दिया है क्या? कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही था? अच्छा, और कितने लोगों ने गलत किया? गलत कितने लोगों का होगा? अरे किसी का तो गलत हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मी, अच्छा अब ये किसका सही है किसका गलत है ये पता भी नहीं चल रहा है, सबने मी करके रखा है, तो पता भी नहीं चला कि किसका सही है किसका गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा क्वेश्चन नंबर 15, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो मैंने आपको बताया है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है, और एक्सेप्शन था याद है, बोरॉन फैमिली के अंदर 13th ग्रुप बोरॉन फैमिली जो था उसमें एक्सेप्शन था कि बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, हमारे को एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये देखने को मिलना चाहिए, लेकिन हमको जो ऑर्डर मिलता है वो या तो एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज ऑलमोस्ट सेम। मैंने आपको बताई थी क्या यह बात कि अगर एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को नहीं मिले तो उस वक्त किसकी साइज, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा और गैलियम का साइज छोटा, याद है क्लास में हमने ऐसा डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम और गैलियम की जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एटॉमिक रेडियाई के एक्सेप्शंस में, कि उनकी एटॉमिक जो साइज होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर आपको ऑप्शंस में कभी सेम नहीं दिया जाए तो मतलब एल्यूमिनियम का साइज आप ज्यादा लेके चलोगे, किससे, गैलियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम का जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, किससे, गैलियम से। देखो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, थीलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम और फिर बोरॉन, तो ये तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है ऐसा, ऑप्शन बी। फिर ऐसे ही बच्चे ने एक पूछा है क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 भी डाउट पूछा है, ओ माय गॉड, बेटा एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एम एवरेज तुम्हारे पास कैसे निकालोगे, पहले तुम्हारे पास उसका एटॉमिक मास कितना दिया है, जो भी दिया है तुम्हारे पास उससे एक 200 दिया है,
फिर आपको 199, 202, राइट, यही सब दिया हुआ है डेटा। तो बेटा ये फॉर्मूला यूज करो, m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, बराबर है क्या तुम्हारे पास? ये बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना है, सबका परसेंटेज दिया हुआ है, सबका सब आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बीई क्वेश्चन। बेटा इनमें से पूछो ना, इनमें से तुम्हारा कौन सा डाउट है, मैं बोल तो रहा हूं। अब पेपर में तुम्हारा 39 नंबर कौन सा था? सेवनटीन में डाउट है बेटा, जूम का फैसिलिटी इसमें है नहीं। क्वेश्चन अबाउट ग्रुप 13 एलिमेंट, द केमिस्ट्री ऑफ बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, ये बात बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। इसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। लिखवाया था क्या डायगोनल रिलेशनशिप? उसका रीजन क्या था कि तुम्हारे पास उनकी चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है। रीजन लिखवाया था मैंने, नोट्स चेक करो प्रणव, नोट्स चेक करो। मैंने उसका डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ाया है कि नहीं ये बताओ सबसे पहले तो। हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ाया है मैंने, तो उसमें रीजन जो लिखवाया मैंने उसको देखो। उसका रीजन क्या था? दो रीजन लिखवाए थे मैंने, उसमें एक रीजन ये था रेशियो ऑफ देयर साइज, देयर चार्ज टू साइज रेशियो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इन द रिएक्शन SO2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू SO3, इसमें कोई डाउट? वन बाय वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है नाहिद को और श्रावणी को। देखिए, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर। अरे भैया ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। H2 गैस प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 गैस, उससे क्या बन रहा है आपका? H2O बन रहा है, ठीक है। ओके, तो ये लो मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दी। इसका मास कितना दिया है? 10 ग्राम। इसका मास कितना दिया है? 64 ग्राम। चलो ये बताओ मोल्स बता दो इनके, इसके मोल्स कितने? हाइड्रोजन के मोल्स कितने? 5 मोल, 10/2, 5 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल्स? 64 अपॉन 32, दैट इज 2 मोल्स। ये बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? LR निकाले, LR निकालते हैं 5/1 और यहां पर 2 अपॉन 1/2, दैट इज ये 4। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है?
कौन है? ऑक्सीजन। बिल्कुल, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो सारा रिएक्शन इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, यहीं से देखना चालू करें। अब देखो 1/2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल H2O बनता है। 1/2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल H2O बनता है। अगर आधा मोल से 1 बनता है तो 1 मोल से कितना बनेगा? 2, बराबर है कि नहीं? तो 1 मोल से कितना बनेगा? 2। और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 2। तो 2 मोल से कितने हो जाएंगे? इंटू 2, दैट इज 4 मोल ऑक्सीजन विल फॉर्म। तो करेक्ट आंसर इज 4। गेट इट और नॉट? बिल्कुल से बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। चलिए नेक्स्ट, और किसी को कोई डाउट था? 18 के बाद था किसी का डाउट? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। नाइनटीन 20 क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 17 भी पूछा था डाउट। विश्वजीत, आप ही ने पूछा था शायद। कि जो तुम्हारे पास 2SO2 प्लस O2, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मेरे से किसी ने डाउट पूछा था और उसका बोलना था कि सर आंसर इसका डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। बेटा मेरे को समझ नहीं आया कैसे, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे कौन है? यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सिंपल निकालो ना, 1/2 और ये 1। SO2 इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, ये तुम्हारा LR है, मतलब ये कंप्लीटली रिएक्ट होगा, तो इसके कुछ भी मोल्स नहीं बचेंगे। अब इसके 2 मोल्स हैं, SO3 के कितने मोल्स बनते हैं? 2 मोल। तो 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? 1 मोल। तो मतलब SO3 का 1 मोल। ऑक्सीजन का तुम्हारे पास 2 मोल SO2 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो 1 मोल SO2 कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? आधे मोल के साथ। तो कितने बच जाएंगे? 1 माइनस 1/2, दैट इज 0.5। अब देख लो सारा का सारा, सारे ऑप्शन चेक कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड? नो, क्योंकि 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज स्टिल रिमेनिंग, राइट। देन 1 मोल ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल करेक्ट है। 0.5 मोल्स ऑफ SO2 इज रिमेन्ड। SO2 के कितने मोल्स बचे? 0 मोल्स, वो तो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो केवल कौन सा सही होगा कि 1 मोल ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस्ड। जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया मतलब बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट है, इंटीजर टाइप में। आ रहा हूं 21 में डाउट है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना था। अरे किसी को तो डाउट होगा, सबका सही नहीं है मुझे पता है। हर एक क्वेश्चन कौन सा तुम लोगों ने गलत किया, कौन सा सही किया, उसकी पूरी डिटेल है मेरे पास, तो ईमानदारी से पूछो। हाँ, सिद्धांत ने पूछा 21। तो बेटा ये बताओ, अचानक से आयनाइजेशन एनर्जी में जंप आया, इसका मतलब क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी में अचानक से जंप देखने को मिला, इसका मतलब क्या है? सेल बदला। ओके, मैंने जवाब दिया सेल बदला। तुम्हारे पास कोई एलिमेंट के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिया है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड 12.8, थर्ड है 15.3, फिर फोर्थ है 165.2।
मतलब 15.3 से सीधा कितना चला गया 165, मतलब अचानक से बहुत बड़ा जंप आया। और ऐसा जंप आया इसका मतलब आपके यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि इस एलिमेंट का ग्रुप बताओ, इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर बताओ, तो आप आंसर क्या देते? इफ आई वुड हैव आस्क्ड द ग्रुप नंबर, मानसी ने बोला ग्रुप 3। वाह बेटा, ग्रुप 3 कैसे? ग्रुप 3 कैसे? हाँ, ग्रुप 13 बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि देखो इसने पहले से लैंग्वेज में लिख के रखा है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब एस या पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में तो एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब पी ब्लॉक में 3 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब 10+3। ये कौन सी फैमिली का होगा? बोरॉन फैमिली का 13th ग्रुप का एलिमेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 भी किसी बच्चे का डाउट है कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एमएस स्पिन का वैल्यू -12 इन क्रोमियम इज। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में ऐसे डिस्कस करते हुए बताया था। बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद 3d5 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है? बोलो बेटा, क्या क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है? बिल्कुल होता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का। ओके, अब जो मैग्नेटिक सॉरी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू या तो +12 हो सकता है या -12, दो ही वैल्यू हो सकती हैं। इसने पूछा क्या है आपको? क्या पूछा है? तुम्हारे पास -12 वाले इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मिनिमम वो पूछा है। तो देखो यहाँ पर कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो, फिर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसने पूछा है मिनिमम। तो मिनिमम के लिए ना इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या देना पड़ेगा? +12। मिनिमम तब हो सकता है जब ये वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना हो? +12, और 4s के इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन कितना हो? +12। अगर मैक्सिमम पूछता तो इन पांचों इलेक्ट्रॉन, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनको भी कंसिडर करना पड़ता। तो अब बताइए टोटल काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं, 9 इलेक्ट्रॉन्स, 3 + 3 6 7 8 and 9। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 24 एंड 25। आई होप 23 तो सबको डाउट होगा। हाँ 23 और किसी को डाउट है? हम्म, 4 लोगों को। किस किस का हुआ 23? कोई है जिसका 23 हुआ? अभिषेक का हुआ, आर्या का हुआ, नेहा का भी हो गया, बोल रही है मेरा भी हो गया। क्या डाउट है कि हो गया? चलिए देखते हैं। अच्छा हुआ,
गुड। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इससे आसान क्वेश्चन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। बोलोगे सर आप तो हर क्वेश्चन को आसान ही बोलते हो। मोड एम, क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मोड एम लेस देन इक्वल टू 1, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन निकिल। ऑर्बिटल्स पूछे हैं निकिल में, इन विच mod m less than equal to 1 and at least one electron is present where m is magnetic quantum number। ओके, आगे आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिवन योर आंसर एज सम डिजिट्स फॉर एग्जांपल। अगर आपका आंसर अगर 57 है तो आपको आंसर क्या देना है, जो आंसर फाइनली टिक करना है वो 5 + 7, ये आ गया 12। फिर 12 के अंदर भी 1 + 2, जब तक सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए तब तक आपको आंसर देते जाना था, ऐड करना था। ठीक है, अगर मॉड m लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब m की रेंज कितनी है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। m कहां से कहां, -1 से 1, इसका मतलब m का वैल्यू कौन कौन सा हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अब कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके लिए m का वैल्यू -1, 0 और 1 हो सकते हैं, पहले इस चीज को काउंट करते हैं। चलिए काउंट करते हैं, अच्छी बात है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले निकिल का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, वो हो जाएगा एटॉमिक नंबर 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। बहुत बढ़िया, 13 ऑर्बिटल्स, गुड नेहा। देखो अब तुम्हारे पास 1s है, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें एक ऑर्बिटल, ये 2s, सॉरी ओहो ओहो ये 2s कैसे हो गया, ये तुम्हारा कौन सा है, ये 2s। फिर आपके पास ये 2p, फिर 3s एक ऑर्बिटल, ये 3p, ये 4s ऑर्बिटल और ये 3d। m का वैल्यू बताओ, यहां पर s के लिए m का वैल्यू क्या होता है, केवल 0, यहां पर भी 0, यहां पर -1 0 1, ये 0, ये -1 0 1, ये 0, -2 -1 0 1 और 2। अब ये बताओ कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके लिए m का वैल्यू -1 है, 0 है या फिर 1 है, इनमें से कोई भी एक हो, ऐसा कितने ऑर्बिटल है टोटल, काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13, ये 13 ऑर्बिटल्स तुम्हारे पास हैं जिनके लिए मोड m का वैल्यू लेस देन 1 है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे आके खत्म नहीं होता, आपको क्वेश्चन में बोला है कि आगे ऐड करते जाना है। तो 13 में क्या आंसर दोगे आप लोग, फिर क्या करना था, 1 + 3 दैट इज 4, तो आंसर आपका था 4। तो करेक्ट आंसर इज 4.00। गॉट इट और नॉट? बताइए भैया। हम्म, सब लोग सोच लो एक बार। तो टफ क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, लगता है क्वेश्चन टफ है। 1 मिनट दो थोड़ा समझने के लिए। ओहो बिल्कुल, 1 क्यों 2 मिनट लो भैया, हम 1 क्यों 2 मिनट देंगे तुमको, 2 मिनट लीजिए, सोच समझ के पूरा समझिए, आराम से सोचिए समझिए, तब तक किसी को डाउट है तो पूछिए 24 25 में। हाँ 24, बिल्कुल बताएंगे बेटा।
तो आविष्कार समझा कि नहीं? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने जो पेपर है उसको फिर से घर पे जाकर के पेपर होने के बाद पूरा पेपर एक बार खुद से फिर से सॉल्व किया और एनालाइज किया? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पेपर को पूरा सॉल्व किया फिर से? कोई है कैसा? ओह माय गॉड, इतने लोग, इतने सिंसियर! अरे बाप रे बाप, थोड़ा रह गया, थोड़ा, चलो मेरे को संतुष्टि मिला। वही, कोई तो ऐसा है, वरना सब लोग डाले जा रहे हैं कि हमने सोल्व किया, हमने सोल्व किया। मतलब कलयुग आ गया है तो झूठ बोले जा रहे हैं। कहीं तो ईमानदारी है। हाँ, भले ही 5 क्वेश्चन रहे, कहीं तो ईमानदारी है। बाकी सब तो झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोल रहे हैं। हाँ, देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। 80 ग्राम NaOH वाज एडेड टू 2 लीटर ऑफ वाटर। तुम्हारे पास ये वाटर है, कितना वॉल्यूम दिया है उसका? 2 लीटर। फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओ हो, सॉरी, मोलरिटी पूछा है, स्मॉल m पूछा है। ओके, ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितना गिवन है? वो आपको गिवन है 1 ग्राम/ml। अरे बाप रे बाप, इतना आसान क्वेश्चन! क्या है मोलिलिटी? होता क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन तुम्हारे पास क्या होता है नीचे में? मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? केजी में। ओ हो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है भैया? सॉल्यूट कौन है? आपका NaOH। ओके, अब NaOH अगर सॉल्यूट है, उसका मास पता है, तो क्या आप उसके मोल्स निकाल सकते हो? ओ माय गॉड, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। NaOH का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो वो हो जाएगा 40। आप सबको पता होना चाहिए, कैलकुलेट करो। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना? 40। ओके, मोल्स उसके, उसका मास कितना है भैया? 80 अपॉन उसके मॉलिक्यूलर मास 40। चलिए, ये तो मेरे पास आ गए सॉल्यूट के मोल्स। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सॉल्वेंट का मास कैसे निकालें भैया? यहाँ पे तो वॉल्यूम दिया है, लेकिन सॉल्वेंट कौन है? वाटर, और वाटर का डेंसिटी दिया है, और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना है? देखो, डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया है, और मास जो है वो लीटर, सॉरी, वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिया है। तो इसको 2000 से मल्टीप्लाई, ये 2000 ml हो गया, इंटू 1 ग्राम/ml। तो देखो, ml से ml कट गया, तो ये जो मास बचा वो कितना बचा? 2000 ग्राम। मतलब केजी के अंदर मास कितना? 2 kg। ओके, ये लो नीचे में यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 2 kg। तो देखो, थोड़ा सा सॉल्व करने पे इससे ज्यादा आसान कैलकुलेशन कुछ नहीं हो सकती थी जीवन भर में। तो तुम्हारे पास 2/2, ये कितना हो गया? 1। तो स्मॉल m मोलेलिटी इज 1, एंड 1 इज योर करेक्ट आंसर। समझा क्या? जिसका डाउट था समझा? ओके, क्वेश्चन नंबर 25।
लास्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है? अरे लास्ट क्वेश्चन, किसी को भी डाउट है पूछो जल्दी, बेझिझक, शर्माओ नहीं, ससुराल में नहीं बैठे हो, अपने घर पे ही बैठे हो। पक्का? अरे किसी को तो डाउट होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी कराया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमने कभी डिस्कस नहीं किया है। अरे किसी को तो डाउट होगा। डाउट, गुड 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 गुड, हाँ डाउट डाउट डाउट। हम्म, आया आया आया, डाउट आया, एक बच्चे को आया बस, बाकी लोग फिर मैं पूछूंगा किसी से। तो अब रुको, किससे पूछता हूं मैं? अनीस, चलो तुम बताओ। अनीस, तुमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? क्वेश्चन नंबर 25 आपने कैसे सॉल्व किया अनीस? चलो रोहन जादव, तुम बता दो। बेसिक मैथ, हो। आर्य विजय कुमार जम्बारे हैज रेज्ड हैंड, रुको मैं पूछूंगा ना। ओंकार नाना साहेब आउटडे, आप बताइए, आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? क्योंकि डाउट किसी एक बस एक बच्ची ने पूछा है, मतलब बाकी को लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब यही होता है। चलिए, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, बताइए, मतलब ये सब बच्चे बिल्कुल से सुस्त हो गए हैं। सर आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला दिया है। अरे तृप्ति, बोलना नहीं था। चलो अब तुम बताओ, कौन सा सर। फॉर्मूला आपने यूज किया? हाँ, हाँ सर, आपने वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला दिया है ना, n इज इक्वल्स टू पीरियड हो तो, अगर n ऑड हो तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, और n इवन हो तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। उल्टा बोल दिया तुमने। अगर n इवन होगा तो n+2 का होल स्क्वायर, ये कब? n अगर इवन है तो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी पीरियड में, और अगर n ऑड है पीरियड नंबर, तो n+1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। शॉर्ट में मैंने निकालने के लिए आपको बोला था। तो देखो, हाँ, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? सिंपल सा है, सेकेंड पीरियड में बोला है शायद। हाँ, तो 2+2/2 का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास 4+2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, राइट? और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 और इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तुम्हारे पास 4 3 12। ये तो सीधा शॉर्ट निकालने का तरीका था, वरना मैंने ये भी बताया था कि भैया जब सेकेंड पीरियड है वो कहां से स्टार्ट होगा? 2s से, और खत्म कहां पे होगा? 2p में। तो 2s और 2p के बीच में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं? 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करोगे तो यहां से भी आएंगे 4, तो 4 ऑर्बिटल आएंगे, तो तुम्हारे पास 4 3 12, करेक्ट आंसर आ गया 12। चलिए, अब और किसी को कोई डाउट है पूरे पेपर के अंदर? पूरे पेपर में किसी को कोई भी डाउट बचा है? So how many of you have scored 80 plus marks in chemistry?
80 प्लस किस किस के हैं? बेटा 80 प्लस मार्क्स किस किस के हैं? किसी के नहीं है? बताइए। इतने आसान पेपर में किसी के 80 प्लस मार्क्स नहीं है, तो कैसे चलेगा काम? एट्टी वन। ओके। हाईएस्ट 90 प्लस कितने हैं? कितने लोगों के 90 प्लस स्कोर हो रहा है केमिस्ट्री में? कोई है क्या जिसके 90 प्लस है? नोबडी। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसा पेपर था उसके हिसाब से सबको क्या लगता है कि कितना स्कोर हो जाना चाहिए था? क्या 90 प्लस स्कोर हो सकता था सबको? जैसा पेपर था उसके हिसाब से क्या 90 प्लस स्कोर हो सकता था? हो सकता था, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हो सकता था। अच्छा, गुड। तो क्या मिस्टेक हुई? वन बाय वन क्या मिस्टेक हुई आप लोगों से? विश्वजीत, आपने तो केमिस्ट्री का पेपर ही शायद अटेम्प्ट नहीं किया है। हाँ विश्वजीत। रन एक प्रॉब्लम था, इसमें मैंने 40 मिनट में पेपर सबमिट कर दिया था। हाँ बताइए। ऐसे नहीं चलता ना। बाकी लोगों का क्या मिस्टेक हुआ? विवेक सावंत, आप बताइए आपका क्या गलती हुआ? कैलकुलेशन गलत हुए? कैलकुलेशन गलत हो गए, अच्छा। तो अब कैलकुलेशन को कैसे सुधारा जाएगा? कैलकुलेशन कैसे सुधारी जाएगी? फॉर्मूला में भी गलती हुआ? अच्छा, और बाकी लोगों का? सिल्ली मिस्टेक्स हो गए। आता मेरा लेक्चर काय चाललंय? कुछ बच्चों का आंसर आया कि सिल्ली मिस्टेक्स हो गए। बेटा सिल्ली मिस्टेक्स कोई मिस्टेक थोड़ी होती है। सिल्ली मिस्टेक्स क्या होती हैं? सोचिए, अभी आपके टाइम पर अभी जो जेई का जेई है वो कितना आसान हो गया है कि केवल 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितने? हर सब्जेक्ट में 25 25 25। इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन सोच रहे हैं कितने कम हो गए? लास्ट ईयर तक 2000 मतलब 2018 तक ये जो क्वेश्चंस थे, पता है कितने क्वेश्चन थे? हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस। हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस। मतलब आपके 15 क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए। टाइम उतना ही है, टाइम लिमिट उतना ही है, बस 15 क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए। तो अब अगर आप लोग ऐसे सिली मिस्टेक्स वाला, अगर ये सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन गलत हो गई, सोचो अगर 15 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा दे दिए जाएं तो आप लोग और जल्द ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे? करोगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे, आप लोगों से ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी। आप ही सोचो कि अगर आप एग्जाम में 60 क्वेश्चन भी करेक्ट करते हो, 20 या फिर मान लो, मैं ज्यादा नहीं, मैं 50 क्वेश्चंस भी मान के चलूं, आपने अगर एग्जाम में सही किए पूरे, आप अगर 75, देखो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए 75 का। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्पीड थोड़ा स्लो है कभी, तो आप क्या करते हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी आपका स्पीड स्लो हो रहा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम फालतू में क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ही आंसर लगा दोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है।
अगर किसी क्वेश्चन को आपने अगर उठाया है तो उसको फिर कंप्लीट करो। अब तुम्हारे पास सोचो 50 क्वेश्चन अगर किसी ने सही किए होंगे तो इंटू 4 तुम्हारे पास बड़े आसानी से 200 मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स तो कोई भी आसानी से लेके आ सकता है। 200 बिलो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, राइट? बोल सकता हूं ना मैं कि 200 से अगर नीचे में आ रहा है मतलब तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना आसान हो रहा है। और हमेशा कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पीसीएम के अंदर आपका एक सब्जेक्ट हमेशा आसान रहता है बेटा। पीसीएम के अंदर हमेशा एक सब्जेक्ट हमेशा आपका आसान रहेगा। तो चाहिए ना। अब जैसे कल के पेपर में क्या था कि केमिस्ट्री आसान था, हो सकता है अगले पेपर में सब पता चला आपने केमिस्ट्री उठाया, सोचा कि केमिस्ट्री आसान होगा, पता चला तीनों सब्जेक्ट में सबसे टफ केमिस्ट्री है, तब क्या करोगे? तो एग्जाम में आप लोग सोच समझ के ये चीज को सिलेक्ट किया करो कि पूरा पेपर एक बार देखना चाहिए। इसीलिए शुरुआत के 10 मिनट हमेशा। बेटा श्रावणी वॉइस नहीं आ रहा आपके पास? बाकी लोगों के पास आ रहा है? अच्छा, गुड। तो देखो पेपर में हमेशा आगे से ध्यान में रखो कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो ना तो उस वक्त भी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड के अंदर प्रैक्टिस करो। एज ए उसको पेपर की तरह ट्रीट लो, समझो कि वो पेपर चल रहा है। केमिस्ट्री की अच्छी तरह से पढ़ाई कैसे करें, थोड़ा बेटा केमिस्ट्री की अच्छी तरह से पढ़ाई करने का तो तरीका यही है कि एक बार पहले तो नोट्स जो कंसेप्ट हैं उनको पढ़ो और जो नोट्स हैं उनको क्लियर रखो। नोट्स आपके उंगलियों पे होने चाहिए कि कौन सा पॉइंट का मतलब क्या है। नोट्स आपके उंगलियों पे नाचने चाहिए कि हाँ जैसे ये पॉइंट बोला तुरंत आपके दिमाग में ये इमेज बन जानी चाहिए कि हाँ ये पॉइंट यहाँ पे है। ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व करना है, तुरंत आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नाचने चाहिए। ये चीजें सब उंगलियों पे आने चाहिए। फिर आपको अगर एक बार आपके नोट्स ऐसे दिमाग पे पूरा सेट है दिमाग में आपके, उसके बाद क्या करो, उसके बाद जैसे डीपीपीज दिया, जो बुकलेट है आपके पास, इन सब के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। डीपीपीज आपके पास आ रही है, बुकलेट है, राइट? डीपीपी मैंने भेजी थी, फिर बुकलेट से होमवर्क दिया। जितना होमवर्क दे रहे हैं क्लास के क्वेश्चंस उतना करते जाओ, समझो। अब देखो क्वेश्चंस जैसे कि मैंने बोला कि मोल कंसेप्ट की हमने कम से कम क्लास के अंदर आई थिंक 150 से 200 प्रॉब्लम्स क्लास के अंदर केवल सॉल्व की है। इवन इन क्लासरूम के अंदर हम लोगों ने 150 टू 200 क्वेश्चंस सॉल्व किए, राइट? फिर भी अगर इतना किया है कि नहीं, हर तरह के तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखोगे ना तो पूरे बुकलेट के अंदर हो सकता है कि 150 से 200 क्वेश्चंस मिले और बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो आपके बुकलेट से मैच कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस क्लासरूम में उतने प्रैक्टिस ले लिया, मतलब बहुत ज्यादा है वो क्वेश्चंस, उतने उसके हाफ क्वेश्चंस लेने चाहिए थे, उसके हाफ क्वेश्चंस लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने उसके डबल लेकर के चला कि अगर किसी को डाउट हो जाए तब वो चलो ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को ज्यादा पता नहीं है कि ऑनलाइन में कैसे क्या समझ में आएगा नहीं आएगा, तो मैं क्वेश्चंस डबल लेके चला। तो अब जो जो दिक्कत है वो क्या है कि आप पुरानी चीजें एक तो रिवाइज नहीं करते हैं। अब बताइए जैसे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए, उसमें गलती कर रहे हो तो वो चीज नहीं चलती है ना। सोचो अब आप लोगों ने कितने लोगों ने मोल कंसेप्ट के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं? आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री के, राइट? और थर्ड अभी 3 से 4 दिन में, इस वीक में तुम्हारा थर्ड चैप्टर पीरियोडिक भी खत्म हो जाएगा। अब ये बताइए कितने लोगों के शॉर्ट नोट्स हैं जिन्होंने एक अलग से कॉपी बना रखी है, पतली सी बिल्कुल से 30-40 पन्नों की कॉपी बना रखी हो,
और वो अपने साथ में हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आदित्य डोसी बोल रहे हैं। व्हाट अबाउट, हाँ नोमेनक्लेचर, हाँ वन मोर थिंग, या आई फॉरगेट अबाउट दैट, नोमेनक्लेचर भी हो गया आपका। तो सोचिए 3 चैप्टर हो चुके हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, सब बता दिया जाएगा। तो अभी देखो वही 5-7 बच्चों के पास जवाब आए कि सर हमारे हैं नोट, शॉर्ट नोट्स, हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं। सबके शॉर्ट नोट्स नहीं तैयार हैं अभी भी। तो बेटा शॉर्ट नोट्स को तैयार करो अच्छे से, तभी देखो आज के दिन अभी आपको लग रहा है कि अभी सिलेबस देखो बहुत कम हुआ है। अभी क्या है कि तुम्हारे पास जो सिलेबस है, अभी जो सिलेबस है वो बहुत कम है। तैयार भी गई शायद, ध्यान रखो, अभी आगे से ध्यान रखो इस चीज का। देखो इस बार जो संडे आएगा, संडे को आपका क्लास भी नहीं होता है, राइट? संडे को क्लास भी नहीं होता है, और इस संडे को आपका टेस्ट भी नहीं है, राइट ना? तो इस संडे को बैठ के एक काम करो, 3 चैप्टर, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के खत्म करो। जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो लोग खत्म करो, पहले एक बार पुराना रिवाइज करो, ठीक है? रिवीजन के साथ साथ आप लोग उसको खत्म करते जाओ, ठीक है ना? समझे कि नहीं बात? अपने जो चैप्टर हैं, स्पाइडर नोट्स बनाए हैं सर, बिल्कुल बनाने वैसे ही नोट्स की। 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा था कि सब लोग जो अपनी तैयारी है वो एक अच्छे से तैयारी, मतलब प्रॉपर तरीके से करो। अभी तुम लोग का जो शुरुआत में जो स्कोर आ रहा था धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इससे आप लोगों ने ऑब्जर्व की कई लोगों का स्कोर जो है वो कम हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और वो रीजन क्या है कई लोगों का कम होने का, कि वो पुराने नोट्स रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो अपने पुराने चैप्टर के नोट्स हैं उनका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका तुम्हारे जो स्कोर है वो लगातार कम हो रहा है। और कई बच्चे अच्छे भी कर रहे हैं। देखो ऐसा अक्सर होगा कि आपको पहली बार में चीजें नहीं समझ में आएंगी। बहुत बच्चे हो, 2 तरह के बच्चे हैं। एक है जो पहली बार में चीजें बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, एक तो ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार में बहुत अच्छे से चीजें समझते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनको पहली बार में चीजें नहीं चमकती। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको पहली बार में नहीं चमकती ना, वो मेहनत करते जाओ, सीधा सीधा है, मेहनत करो। एक बार में नहीं चमकेगा कोई बात नहीं, आप नोट्स पढ़ो, 2 बार 3 बार जैसे ही नोट्स पढ़ोगे आपको अपने आप दिमाग में चमक जाएगा वो चीज, कि हाँ ये चीज बोलना चाहते हैं, इस चीज का मतलब ये है। और जिनके एक बार में चमक जाती है ना, जिनके एक बार में भेजे में घुसती है, वो उसमें क्या करते हैं, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं। जैसे किसी एक बच्चे ने अभी डाला था कुछ कि सर हम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे कि अरे हमसे तो हो ही जाएगा, जो है हम ही है 30 मार्क का। तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट टेस्ट अभी तक के पूरे सिलेबस पे है ना? बिल्कुल, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो फुल सिलेबस टेस्ट होगा। सर इस संडे को क्या करना है, आपने क्या बोला था? इस संडे को सब लोग आराम से अपना बैठो और जो पुराना चैप्टर है उसके नोट्स रिवाइज करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूले लिखो, ठीक है ना? शॉर्ट नोट्स बना के तैयार करो, क्योंकि देखो अभी जैसे कि इस संडे को आपका टेस्ट था, तो आप लोग का एक सैटरडे तक लेक्चर था। हर बार आपका लेक्चर में ब्रेक नहीं दिया जाएगा, अब लेक्चर में ब्रेक आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो
कुछ बच्चे, क्योंकि बच्चे क्या है बार बार ये बोलते हैं कि सर लेक्चर सैटरडे को लेक्चर ऑफ कर दो। अगर सैटरडे को लेक्चर ऑफ हो जाए तो फिर सोचो सिलेबस कितना आगे जाएगा। तो कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, जो कि उनको लगता है कि पूरे 2 हफ्ते नहीं पढ़े, 1 हफ्ते 1 दिन पढ़ेंगे हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ऐसा बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते। जो ऐसा सोचते हैं ना कि हम 2 हफ्ते कुछ नहीं पढ़ेंगे, लास्ट के 2 दिन पढ़ेंगे और हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, हम टॉप मार जाएंगे, उनसे कुछ नहीं होने वाला और लास्ट में उनसे कुछ भी नहीं उखड़ पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे 2 साल के बाद उनसे कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। जो लगातार डेली का डेली मेहनत करेगा उसी का रिजल्ट आएगा। तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है, कितना तुम मेहनत करोगे बस। और डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। संडे है, संडे मिला भैया, पुराने नोट्स रिवाइज कर लिए किसी चैप्टर के। अब जैसे सोचो कल संडे को टेस्ट था, आप सैटरडे को अभी आपको क्या करना चाहिए था? करंट टॉपिक के आप लगातार रिवाइज कर रहे हैं नोट्स। डेली क्या करते हैं आप? करंट टॉपिक के ही नोट्स रिवाइज कर पाते हैं, पुराने चैप्टर के नोट्स रिवाइज नहीं कर पाते। ऐसा है ना? बिल्कुल है कि नहीं? कितने लोगों ने मोल कंसेप्ट के नोट्स रिवाइज कर पाए होंगे टेस्ट से पहले अच्छे से? हर सब्जेक्ट के अंदर पुराने हर चैप्टर का नोट्स रिवाइज किया था? नहीं ना, नहीं हुआ। बहुत बच्चों का नहीं हुआ, हर सब्जेक्ट में नहीं कर पाए। क्यों नहीं हुआ ऐसा? ऐसा क्यों नहीं हो पाया? कभी सोचा है? क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा गलत हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट हमारा गलत हो रहा है। हम लोग करंट टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं लेकिन पुराने टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं, उससे हमारा दिमाग जो है वो डाइवर्ट होता है। और उसको कम टाइम में, अब देखो पुराना टॉपिक है, किसी का पुराना टॉपिक अगर वीक रह गया तो वो अपने डेली शेड्यूल के अंदर से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके उस पुराने टॉपिक को दे, पुराने चैप्टर को दे। ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा टाइम पुराने चैप्टर को दे रहे हैं और करंट चैप्टर पूरा का पूरा छूटता जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो करंट है उसके ऊपर फुल फोकस, और जो पीछे का जो वीक रह गया उसको धीरे धीरे कवर करते चलो, तो आपके पास वो पीछे का भी स्ट्रांग हो जाएगा और करंट का भी वीक नहीं होगा। समझे क्या? और अभी देखो, सोचो सैटरडे को आपका क्लास के बाद कोई होमवर्क नहीं था, तो क्यों? क्योंकि संडे को आपका टेस्ट था, राइट? तो अभी उस वक्त आपको क्या करना था? अगर आपने नोट्स बनाए होते हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स, अगर हर सब्जेक्ट के आपके पास शॉर्ट नोट्स होते तो आपको दिक्कत ही नहीं होती। तुरंत आपको हार्डली 15 से 20 मिनट्स हर चैप्टर को रिवाइज करने में लगते। एक बार आपके जैसे ही फॉर्मूला दिमाग में आता, रिवाइज होता, आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे सीधे अपने आप माइंड में क्लियर हो जाते। आपने जो किया है सब यही तो काम किया है कि फॉर्मूला ही तो याद किया होगा, क्वेश्चंस तो आपने पहले प्रैक्टिस की है। क्वेश्चन थोड़ा ना बार बार प्रैक्टिस करने बैठेंगे उनको। तो इस चीज से आगे से ध्यान रखो, क्योंकि बहुत बच्चों का ये जो सिली मिस्टेक हुआ है, कुछ बच्चों के, हाँ कुछ बच्चों ने ये भी गलतियां की हैं कि हमने सॉल्व किया फिर आंसर कुछ और टिक कर दिया, है ना? ऐसा भी हुआ ना? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हाँ, 2। हमने ए सॉल्व किया, ए आंसर आया, फिर टिक करते टाइम सी टिक कर दिया। बताओ ऐसे में आपके कितने मार्क्स अफेक्ट हुए? 10-10 मार्क्स। मेरे 4 क्वेश्चन, हाँ रे वाह, मेरे 4 क्वेश्चन। हाँ, मैं यही बोल रहा केमिस्ट्री में, मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल किसी ना किसी सब्जेक्ट में हुआ। मुझे केमिस्ट्री, मुझे ओवरऑल रिजल्ट चाहिए। ओवरऑल रिजल्ट से मतलब है ना केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर हो, दैट्स गुड, लेकिन ओवरऑल भी तो स्कोर अच्छा होना चाहिए ना। अब कि सोचो 4 क्वेश्चन मतलब 4 4 जा 16 मार्क्स, और उसमें 4 नेगेटिव भी गए तो 20 मार्क्स, सीधे आप 20 मार्क्स नीचे आ गए। इससे बेटर था आप उन 4 क्वेश्चंस को करते ही नहीं, तो आप +4 में रहते, उनका नेगेटिव नहीं जाता। किसी का 2 क्वेश्चन, किसी का 3 क्वेश्चन।
किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, किसी को फॉर्मूला याद नहीं आता एग्जाम टाइम पे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि हमको फॉर्मूला याद नहीं आया एग्जाम के अंदर कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बहुत बच्चों को। बताइए इसका रीजन क्या है? सिंपल रीजन है इसका, कोई बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी तोप नहीं है। फॉर्मूलेज देखो, फॉर्मूले मेरे को भी याद नहीं रहते हैं। अभी पूरा केमिस्ट्री का, पूरे केमिस्ट्री में इतने फॉर्मूले होंगे, जैसे थोड़ी सारे फॉर्मूले मेरे दिमाग में बैठे रहेंगे। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, सब लोग, आप सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं, भूलते हैं लोग, राइट? तो याद करने के लिए क्या, बार बार रिवाइज करो, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करो, क्योंकि अभी तो आपको चीजें छोटी छोटी लग रही हैं। देखो धीरे धीरे बन करके ये तुम्हारे पास जो बुक नोटबुक्स हैं, आपने देखा होगा इतनी इतनी मोटी एक नोटबुक भर गई होगी अभी तक। एक नोटबुक तो भर गई होगी मोटी अच्छी खासी, हर सब्जेक्ट के अंदर भरा है ना। ऐसी तुम्हारे केमिस्ट्री में 10 नोटबुक भर जाएंगी, ऐसी केमिस्ट्री में केवल 10 नोटबुक भर जाएंगी, 8-9 तुम्हारे पास फिजिक्स में और इतनी मैथ में, और लास्ट में इतना बड़ा बंडल बन जाएगा आपके पास। अब पढ़ो, फिर बच्चे सर पकड़ के बैठे रहोगे तुम लोग कि करें तो क्या करें। अब उस टाइम पे काम आएंगे आपके शॉर्ट नोट्स। अभी जो बोल रहा हूं ना वो बहुत लॉन्ग, उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। अभी तुमको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट उसका नजर नहीं आए, क्योंकि आपको हो सकता है सिलेबस कम है, आप रिवाइज कर पा रहे हैं। क्लास 12th वाले स्टूडेंट से पूछिए, आपके अगर कोई कांटेक्ट में है, क्लास 12th के स्टूडेंट से पूछिए, उनका जब फुल सिलेबस होता है, उनको 1.5 साल हो गया, लगभग सिलेबस कंप्लीशन पे है उनका, वो लोग पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाते हैं। करंट चैप्टर है, उसी को पढ़ लें बहुत है, पुराना कब पढ़े। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं तुम लोगों को, बस मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि ऐसे थोड़ा तरीके से करो, चीजों को समझने की कोशिश करो और खुद का एफर्ट लगाना शुरू करो। खुद का भी एफर्ट लगाना शुरू करो। कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सुस्त हैं, कोई बात नहीं, सुस्त कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अभी क्लास जो 10th वाला मूड था ना, उसमें से बाहर निकलो, अब बहुत दिन हो गया, अब ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं बचा। 10th वाले मूड जो है उसे बाहर निकल के आओ जल्दी, और खुद को फील होना चाहिए कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हाँ चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, वैसे मत, अभी इतना कैजुअली मत लो चीजों को। ओके, चलिए हम लोग कहाँ पे थे, और किसी को कोई पूछना है क्या, कुछ डाउट है क्या? तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था ये बताइए। आधा घंटा चला गया हमारा, आधे घंटे में कितना पढ़ लेते। चलिए, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा था, राइट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, E से, या फिर हमने बोला था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और ये आपके पास किसके बराबर था, डेल्टा H Eg। ओके, तो लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने देखा था क्या, कि तुम्हारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने कैसे डिफाइन किया था, कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर, क्या किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे आउटर मोस्ट सेल में, अब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का प्रोसेस करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब आपका कितना एनर्जी रिलीज हुआ, उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और उस प्रोसेस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, बस साइन में डिफरेंस होता है, राइट?
और जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू किसके बराबर, जो डेल्टा एच ईजी है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वो क्या होगा आपका नेगेटिव। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो तुम्हारे पास डेल्टा एच ईजी वो क्या होगा, पॉजिटिव। बोलो हाँ है ना। और अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर था, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ईजी। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बराबर है कि नहीं। और जो हमने आई थिंक डेफिनेशन हम लोगों ने लिख ली थी, डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा था कि जो एनर्जी रिलीज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, तब उस एनर्जी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, और जो तुम्हारे पास उस प्रोसेस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है उस चीज को हमने बोला डेल्टा एच ईजी, राइट। चलिए अब जनरली हमने डिस्कस ये भी किया था, और हमने क्या डिस्कस किया था आपके क्लास में लास्ट में, हमने देखा था कि किसी भी अगर जनरली तुम्हारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट तुम्हारे पास डेल्टा एच ईजी होता है, क्या, जब हम पहली बार जब जनरली इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है। डिस्कस किया था क्या बेटा ये, कि जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो आपके जो एनर्जी है वो क्या करती है, रिलीज करती है। हाँ ओके, तो जैसे कि अगर इसके लिए बात करोगे, देखो जो दिक्कत आएगी आपको, आप जिस चीज में कंफ्यूजन में रहोगे वो रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा एच ईजी के अंदर। तो मैं एक को लेकर के पकड़ता हूं, एक को लेकर चलते हैं, दूसरे का उसका एग्जैक्ट साइन में बस डिफरेंस है, उसको आप समझ लोगे। तो जैसे कि मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने स्टेटमेंट बोला कि जो फर्स्ट जनरली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर एलिमेंट्स वो क्या होती है आपकी, नेगेटिव। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, ज्यादा कौन सा यूज होता है बेटा, दोनों ही आजकल आपके पास एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दिया हुआ, तो मैं इसी के वर्ड से यूज करूंगा, मैं इसी को लेकर के चलूंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यूज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी जनरल वर्ड में आपका यूज होता है। अब एनसीईआरटी में आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वर्ड यूज किया गया है, तो हम उसके हिसाब से लेते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पुरानी जो क्वेश्चंस हैं वो आज भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वर्ड यूज करके आते हैं, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस साइन चेंज करना है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे कि बोलूं कि जनरली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दैट इज, इसका मतलब क्या, डेल्टा एच ईजी 1, वो क्या होता है आपका, जनरली नेगेटिव होता है। तो ये बताइए EA1 वो आपका क्या होगा, EA1 कैसा होगा, EA1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बस, गुड, ये आपको बस इतना समझना है। तो एक को लेके चलेंगे डेल्टा एच ईजी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको अपने आप पैरेलल में समझते जाओगे, बस अपोजिट साइन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि जैसे कि अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ऑक्सीजन एटम के अंदर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, O- गैसियस, ठीक। इसमें जो आपके पास एनर्जी चेंज होगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि एनर्जी रिलीज हुआ, तो डेल्टा एच ईजी को आप क्या लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम दैट O gaseous plus electron it forms O- gaseous and this is delta H Eg, let's assume माइनस का 150 किलो जूल
पर मोल। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये जो पहली बार इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा एच Eg1। क्यों भाई? क्योंकि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी के केस में IE1 था, IE2 था, IE3 था, सेम टू सेम केस यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं EA1 का वैल्यू क्या लिखूंगा? EA1 का वैल्यू कितना होगा? टेल मी। EA1 का वैल्यू कितना होगा? प्लस का 150। गुड, कितना? प्लस 150। बस इतना समझ गए, मतलब बहुत समझ गए। प्लस का 150 किलोजूल पर मोल। फिर जैसे देखो, अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाऊं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाऊं तो क्या होगा? O माइनस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, उससे आपका क्या बनेगा? ऑक्सीजन -2 गैसियस बनेगा। ठीक, तो इसके लिए जो तुम्हारे पास इंथैल्पी में चेंज होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा एच Eg2। वो कितना? मान लीजिए प्लस का 740 किलो जूल पर मोल। तो मेरे पास जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? मैंने ऐसे ही जनरल वैल्यू लिया है, मैंने रैंडम वैल्यू लिया है, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये माइनस का 740 मान लीजिए किलो जूल पर मोल। ठीक, अब जैसे देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं यहां से ऑक्सीजन गैसियस से अगर आपको ऑक्सीजन 2 माइनस गैसियस बनाना पड़ा तो जो डेल्टा एच है ओवरऑल इंथैल्पी में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? हाँ, गुड। ओवरऑल ऑक्सीजन गैसियस से ऑक्सीजन -2 गैसियस बनाने में इंथैल्पी का चेंज कितना हुआ? माइनस का 150। इतना एनर्जी -150 मतलब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब आपको मैंने बताया था, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुआ, राइट। इसका मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज हुआ। मतलब वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या ये चीज समझ में आ रही है? डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ है ना। जो डेल्टा एच है वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हो इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव इसका मतलब क्या है? आपके पास बोलो, वो कैसा प्रोसेस है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। और आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम हमने पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि तुम्हारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एक कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। वहां पे हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यहाँ पे क्या होगा? जब पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो जनरली एनर्जी रिलीज होती है, हमेशा नहीं होती है। कब नहीं होती है उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो आपका हमेशा, चाहे कोई भी एटम हो, हमेशा आपका एनर्जी लगेगा ही लगेगा। मतलब सेकंड और उसके आगे की जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होंगी डेल्टा एच Eg होगा। सेकंड और उसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होंगी उन सब की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी इसका मतलब क्या? आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऑक्सीजन गैसियस से, जैसे देखो ऑक्सीजन 2 माइनस मतलब किसी भी न्यूट्रल एटम से पॉलीवैलेंट अगर एनायन बनाना है, पॉलीवैलेंट एनायन मतलब उसके ऊपर एक से ज्यादा चार्ज, तो आपको ओवरऑल एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी, रिलीज नहीं होगी।
ओवरऑल एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा इसमें? शुरुआत के अंदर पहले स्टेप में 150 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ और बाद में 740 किलो जूल एनर्जी तुम्हारे को बाहर से देनी पड़ी। तो ये कितनी एनर्जी है टोटल? 700 में से 100 गया 600, तो ये प्लस का 590। तो इतना एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगा ऑक्सीजन गैसियस से ऑक्सीजन -2 गैसियस में। ठीक है, क्या ये चीज हमने देख ली थी? बोलो। देखा था क्या? टेल बेटा, प्रीवियस लेक्चर में ये चीज हमने पढ़ी थी कि नहीं? हाँ, गुड। यहां तक में और किसी को कोई डाउट है बेसिक तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में? चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, या फिर शायद आप लोगों ने डाल भी लिया होगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच इजी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ फैक्टर्स थे। टोटल आयनाइजेशन एनर्जी में हमने 5 फैक्टर्स पढ़े थे डिफरेंट। कौन कौन से? आपके एटॉमिक साइज, जेड इफेक्टिव, आपका शिल्डिंग इफेक्ट, देन तुम्हारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में हमने पेनिट्रेशन पावर। क्या हमने यही कुछ बेसिक जो तुम्हारे पास था उन चीजों के बारे में पढ़ा था? उसमें यहां पर वही फैक्टर्स हमारे पास सेम रहेंगे, बस एक फैक्टर हट जाएगा, किसका? पेनिट्रेशन पावर का। बाकी फैक्टर सारे के सारे क्या है हमारे? सेम ही। ठीक है, तो इन फैक्टर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से नोट्स को रिवाइज करिए, ठीक है ना? जितना अभी तक हमने पीरियोडिक में पढ़ा है अच्छे से नोट्स को रिवाइज करिए। 2 से 3 लेक्चर में ये तुम्हारा पीरियोडिक खत्म हो जाएगा। ओके, किसी को कोई भी डाउट पूछना है किसी भी तरह का तो बोलिए, बाकी लोग जा सकते हैं। क्लास आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। एडवांस का रिजल्ट आ चुका है, जेईई एडवांस का 2020 का। देखो एक मिनट जस्ट, जेईई एडवांस का आया है, मतलब 396 का टोटल पेपर था, और 396 में जो यहाँ पर अभी आया है 218। सोचिए 396 में से 218 हाईएस्ट आया है, जिसमें 1195 ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1200 के आसपास रैंक आया है। सोचिए इतने लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें मतलब लगभग ही 396 मतलब जस्ट अराउंड 50% से कुछ ज्यादा ही, 50 से 60% के बीच में। समझ रहे हो? जेईई हाँ, शिक्षी मधुर है ना? हाँ बेटा, 180 प्लस स्कोर लगता है कमलेश सुनील पवार। अच्छा, अच्छी बात, अच्छे कॉलेज और उसके लिए अच्छी कॉलेज अच्छी ब्रांच के लिए 180 प्लस मिनिमम 300 में से। तो सोचिए कि 50% स्कोर के ऊपर